गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका अग्रसेन स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में एटॉमिक मॉडल्स के बारे में बता रहा था। हमने काफ़ी मॉडल पढ़ चुके हैं, डाल्टन मॉडल, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, नील्स बोर का मॉडल चल रहा था हमारा, और नील्स बोर से पहले हमने पढ़ा था प्लांक सिद्धांत। नील्स बोर की जो अवधारणाएं पढ़ रहे थे, मैंने आपको कल 2 अवधारणाएं बता चुका था। पहली क्या थी आपकी कि कोई भी घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन होता है उस पे 2 प्रकार के फोर्स कार्य करते हैं, और उन दोनों फोर्सों का जो परिमाण होता है वो क्या होता है, बिल्कुल इक्वल होता है, समान होता है। जब दोनों फोर्सों का परिमाण बिल्कुल समान होता है, मतलब अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पर 2 प्रकार के फोर्स कार्य करते हैं। पहला अभिकेंद्रीय और दूसरा है अपकेंद्रीय। अभिकेंद्रीय का मतलब है केंद्र की ओर। ये फोर्स जो होता है इलेक्ट्रॉन पर नाभिक की ओर लगता है, मतलब केंद्र की ओर लगता है, और जो अपकेंद्रीय बल होता है वो इलेक्ट्रॉन पर बाहर की तरफ लगता है, नाभिक से बाहर की तरफ। जब दोनों का परिमाण समान है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसी जगह स्थायी रहता है, और स्थायी रूप से क्या लगाता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। जैसे आपको समान बल लगाकर खींचा जाए तो आप किसी की भी तरफ नहीं जा पाओगे। यदि 2 लोग आपको समान बल लगाकर अपनी साइड खींचें तो आप किसी की भी साइड नहीं जा पाओगे। यदि किसी एक का भी फोर्स ज़्यादा हो गया थोड़ा सा तो आप उसी की साइड चले जाओगे। ऐसे ही जब इन दोनों फोर्सों का मान समान है तो इलेक्ट्रॉन ना तो नाभिक की ओर जा पाता है, ना ही परमाणु से बाहर निकल पाता है। अपनी स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में क्या लगाता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। और यही बोर की प्रथम अवधारणा है। क्या बताया था, अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, Ze²/r², जिसे हम कहाँ से लेके आए थे, कूलाम बल से। अपकेंद्रीय बल क्या होता है, mv²/r, जिसे कहाँ से लेके आए थे हम, आपने पढ़ा होगा ये फोर्स कि हम जब किसी भी पत्थर को घुमाते हैं तो जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, mv²/r, जो बाहर की तरफ लगता है और ये केंद्र की तरफ लगता है। ये दोनों फोर्सों का मान क्या होता है, समान होता है। तो हम जब दोनों फोर्सों का मान समान होता है तो Ze²/r² बराबर mv²/r। एक r से एक r कट जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, Ze²/r बराबर mv²। यही क्या है, बोर की प्रथम अवधारणा। यह क्या है आपकी बोर की प्रथम अवधारणा। दूसरी अवधारणा क्या थी बोर की, कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जिनका कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज होगा। तो क्या बोला था, केवल उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होगा। कोणीय संवेग का सूत्र क्या होता है, mvr। इसको किससे व्यक्त करते हैं, L से। तो हम ये बोल सकते हैं कि mvr जो कोणीय संवेग होगा वो पूर्ण गुणज होगा, मतलब n से मल्टीप्लाई होगा किसके, h/2π के। तो ये आपका क्या है, बोर की द्वितीय अवधारणा। ये दोनों चीज़ समझ में आ गई होंगी, हमने कल इन्हीं के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब बोर की तृतीय अवधारणा। बोर की तृतीय अवधारणा क्या है, तो बोर ने तृतीय अवधारणा में बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिसके कारण इनमें ऊर्जा की कोई हानि नहीं होती। क्या बोला है मैंने कि इलेक्ट्रॉन स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिसके कारण इनकी ऊर्जा में कोई हानि नहीं होती। लेकिन ये
जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं या उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करते हैं। अब देखो कैसे क्या करेंगे, ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे, अवशोषण करेंगे। तो देखते हैं तृतीय अवधारणा। सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट इसका क्या रहेगा कि इलेक्ट्रॉन स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और चक्कर लगाते हुए अपनी ऊर्जा की कोई हानि नहीं करते। लेकिन हम क्या बोलेंगे, जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है। ये बात ध्यान में रखना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो यहां पर दो पॉसिबिलिटीज संभव है आपकी। पहला, ऊर्जा का उत्सर्जन भी हो सकता है और ऊर्जा का अवशोषण भी हो सकता है। अब देखिए यहां पर ऊर्जा का उत्सर्जन तो कब होगा और ऊर्जा का अवशोषण कब होगा। देखिए, जब कोई इलेक्ट्रॉन, देखो ये होते हैं ऊर्जा स्तर, जैसे आपने देखा होगा ये होता है नाभिक के प्रथम वृत्ताकार कक्षा, द्वितीय वृत्ताकार कक्षा, तृतीय वृत्ताकार कक्षा। तो इस प्रकार ये वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। तो नाभिक के जस्ट पास में इसको n बराबर 1 या इसको क्या बोलते हैं k, क्या बोलते हैं k, n बराबर 2 जिसको बोलते हैं l, n बराबर 3, m। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इनका नामांकरण कर देंगे k l m n o p आगे तक। तो हम अभी इन्हीं से समझते हैं। अब देखो ये क्या है, वृत्ताकार कक्षाएं। मैंने इनको इस रूप में लिख दिया कि n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, क्योंकि यहाँ से इस प्रकार समझना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट है, इस जगह प्रेजेंट है। यदि हमको इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में क्या करना है, पहुंचाना है, तो हमको ऊर्जा देनी पड़ती है। जब ऊर्जा दे रहे हैं हम तो परमाणु क्या करता है, ऊर्जा अवशोषित करता है। तो ऊर्जा का अवशोषण कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में। अब देखिए निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, मतलब n बराबर 1 से n बराबर 2, n बराबर 1 से n बराबर 3, ये मतलब कहीं पर भी जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऊर्जा का अवशोषण होगा। नेक्स्ट, यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो आपको पता है वो अपनी ऊर्जा को निकालेगा, और ऊर्जा निकालेगा तो ऊर्जा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। तो हम ये कह सकते हैं ऊर्जा का उत्सर्जन कब होगा, कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा। निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। मतलब n बराबर 2 से आ जाए n बराबर 1 में, n बराबर 3 से आ जाए n बराबर 2 में, n बराबर 3 से आ जाए n बराबर 1 में। मतलब आपको पता है कि n की वैल्यू ज़्यादा है इधर, मतलब ज़्यादा उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जा रहा है। 3 से 2 में गया
ये उच्च ऊर्जा स्तर, ये निम्न ऊर्जा स्तर, ये उच्च ऊर्जा स्तर, ये निम्न ऊर्जा स्तर। तो जहाँ पर भी बस इतना याद रखना है, यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तो इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, और यदि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखिए, अब हम इनकी जो एनर्जी निकालेंगे कि कितनी एनर्जी गई है, हमने कितनी एनर्जी दी है। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है कि या तो उच्च ऊर्जा स्तर और निम्न ऊर्जा स्तर, मतलब उच्च ऊर्जा स्तर कि उस ऊर्जा स्तर में एनर्जी का मान कितना है और निम्न ऊर्जा स्तर में एनर्जी का मान कितना है, इन दोनों के अंतर के बराबर या तो ऊर्जा उत्सर्जित हुई है या ऊर्जा अवशोषित हुई है। तो हम ये कह सकते हैं अवशोषित या उत्सर्जित, अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा डेल्टा ई बराबर ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। इसका मतलब क्या है, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल? फाइनल का मतलब होता है कि वो किस कक्षा में जा रहा है, और इनिशियल का मतलब हो रहा है कि वो किस कक्षा से जा रहा है। जैसे यहाँ पर इस वाले एग्जाम्पल को देखते हैं कि यहाँ पर फाइनल किस में जा रहा है, n बराबर 1 में। कहाँ से जा रहा है, n बराबर 2 से। तो हम किसकी ऊर्जा लेंगे, द्वितीय कक्षा की ऊर्जा लेंगे, इधर प्रथम कक्षा की ऊर्जा लेंगे, दोनों का अंतर ले लेंगे, उससे हमको क्या मिल जाएगी, हमको अवशोषित ऊष्मा या उत्सर्जित ऊष्मा मिल जाएगी। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। और मैंने आपको बताया था कि ये किसके रूप में निकलती है, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, h न्यू के बराबर हो जाएगा। और यही आपकी नील्स बोर की तृतीय अवधारणा होती है। ये बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए फिर से मैं तीसरी अवधारणा को दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में क्या करता है, संक्रमण करता है, तो क्या होता है, वहाँ पर दो घटनाएं होती हैं, या तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा या ऊर्जा का अवशोषण होगा। यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, यदि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे कि n बराबर 2 से n बराबर 1 में चला गया, n बराबर 3 से n बराबर 2 में चला गया। यहाँ पर n क्या है, ऊर्जा स्तरों की संख्या, मतलब n बराबर कौन सा ऊर्जा स्तर है कि पहला है, दूसरा है, तीसरा है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखिए हम पढ़ेंगे बोर मॉडल के अनुप्रयोग या बोर अवधारणा के अनुप्रयोग। देखिए अब हम पढ़ रहे हैं बोर मॉडल की nवीं कक्षा के लिए त्रिज्या का मान ज्ञात करना। तो फर्स्ट है, इसमें हम आपने अवधारणाएं पढ़ी होंगी, पहली, द्वितीय, तृतीय, तो उनके द्वारा ही हम इन सबको क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो पहली अवधारणा है mv²/z² ये क्या है, बोर मॉडल की प्रथम अवधारणा है। इसको क्या दे दोगे, समीकरण 1। बोर मॉडल की द्वितीय अवधारणा के द्वारा तो क्या होता है, mvr बराबर nh/2π, समीकरण नंबर 2। यहाँ से समीकरण 2 से b का मान निकालोगे, b बराबर क्या हो जाएगा, nh/2πm और r। b का मान समीकरण 1 में रखने पर, मतलब ये कह सकते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर रखो मान m, b का मान रखो
एन एच अपॉन 2 पाई एम आर का होल स्क्वायर बराबर जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसको ओपन करो, एम बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है, सॉरी ये जेड ई स्क्वायर अपॉन आर है। अब देखिए यहाँ से एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, एक एम से दूसरा एम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर, इधर देख लीजिए, एन स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम आर जेड ई स्क्वायर अपॉन जेड ई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से आर का मान निकालना है, आर को इधर ले जाएं, बचे हुए पार्ट को इधर ले आएँ, तो क्या होगा, एन स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। अब देखिए आर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन जेड। क्योंकि ये जो होते हैं ये तो होते हैं ये दोनों वेरिएबल्स, और ये जो पूरा पार्ट होता है ये क्या होता है, आपका कांस्टेंट होता है। इनके मान रखे जा सकते हैं, इनके मान क्या हो सकते हैं, रखे जा सकते हैं। जब इनके मान रखे जा सकते हैं तो हम इनके मान रखेंगे। देखिए h का मान क्या होता है, h बराबर 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। इसको CGS पद्धति में और क्या लिख सकते हैं, 6.626 इंटू 10 की पावर -27 अर्ग सेकेंड। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें हम बात कर रहे हैं नील्स बोर में क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो m का मान, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। अब इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। नेक्स्ट इसमें ई का मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इन सभी का मान जब इसमें रखेंगे, इन सभी का मान जब इसमें रखेंगे तो देखिए R बराबर क्या आ जाएगा, R बराबर आ जाएगा 6.626 इंटू 10 की पावर -28 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 3.14 का होल स्क्वायर। m का मान क्या है, 9.1 इंटू 10 की पावर -28 इंटू -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम का होल स्क्वायर, और इधर n स्क्वायर एज इट इज और z भी एज इट इज। अब देखिए जब इनको ओवरऑल सॉल्व किया जाएगा तो r बराबर क्या आ जाएगा, 0.529 n स्क्वायर अपॉन z अंगस्ट्रम। अंगस्ट्रम का मतलब क्या होता है, अंगस्ट्रम का मतलब होता है कि एक अंगस्ट्रम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर या 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। कुछ भी लिख सकते हैं, ये लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो, आपको बस R बराबर ये निकालना है। अब ये आ जाएगा तो आपको कुछ शर्तें लगानी है इसमें। R बराबर क्या करना है कि जब एक बार तो n को कांस्टेंट करना है, एक बार z को कांस्टेंट करना है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो त्रिज्या है वो n पर डिपेंड कर रही है या z पर डिपेंड कर रही है। n का मतलब है कि कौन सी क्लास है, वो कक्षा कौन सी है। z का मतलब है कि कौन सा परमाणु लिया गया है वो। अब देखिए हम शर्तें लगाते हैं इसमें। यदि n बराबर क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो r बराबर क्या हो जाएगा, r प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, 1/z के, क्योंकि n यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, ये वैल्यू ऑलरेडी कांस्टेंट है ही है, तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 1/z के। ये आपकी क्या है, कंडीशन फर्स्ट या केस फर्स्ट बोल सकते हैं। केस सेकंड की बात करेंगे जब हम
यदि आपका, हमने पहले n को कांस्टेंट किया था, अब z को कांस्टेंट कर दें, यदि z कांस्टेंट हो जाता है तो ये r किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, n के प्रोपोर्शनल रहेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, r प्रोपोर्शनल n स्क्वायर, r प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, n स्क्वायर, यदि z क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब नियत। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, r1 अपॉन r2 का मान निकालें तो क्या आएगा, z2 अपॉन z1, और यदि यहाँ से r1 अपॉन r2 का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, n1 अपॉन n2 का होल स्क्वायर। ये कैसे आता है देखिए, r1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, उस फॉर्मूले को देखिए आप तो 0.529 इंटू, जब हमने किसको कांस्टेंट किया है, n को, n अपॉन z1। r2 बराबर क्या लिख सकते हैं, r2 बराबर 0.529 इंटू n कांस्टेंट है ये एज इट इज़ आ गया, और z2। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देके देखो, जब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे तो इस वाली राशि से ये कट जाएगा, n से n कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 अपॉन z1 अपॉन 1 अपॉन z2। और आपको पता है ये राशि कहाँ चल जाती है, ऊपर चली जाती है, क्या बन जाता है, z2 अपॉन z1। यही किया है, r1 अपॉन r2 बराबर क्या किया है, z2 अपॉन z1। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सेम इसमें क्या करेंगे, यदि आपका z कांस्टेंट कर दिया जाए यहाँ पर, तो वही फॉर्मूला लगाना है आपको, सिर्फ क्या करना है, z को कांस्टेंट रखो और n1 और n की जगह n1 n2 ले लो, r1 लोगे तो n1, r2 लोगे तो n2, तो उससे आपका रेशो जो आएगा वो क्या आएगा, n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर। इस रेशो को आपको निकालना है, यदि आपका निकलता है तो ठीक है, नहीं अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसको करा दूंगा। ये आपकी दो कंडीशन थी। तीसरी कंडीशन क्या होगी, तीसरी कंडीशन क्या होगी, यदि z व n दोनों में से कोई भी कांस्टेंट ना हो, दोनों में से कोई भी कांस्टेंट ना हो, कोई भी नियतांक ना हो, यदि दोनों में से कोई भी कांस्टेंट नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, r1 बराबर 0.529 इंटू r1 के लिए n1 स्क्वायर और z1, r2 के लिए 0.529 इंटू n2 स्क्वायर और z2। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, जब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दोगे तो क्या होगा, ये इस वाली संख्या से ये वाली संख्या तो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, n1 स्क्वायर अपॉन z अपॉन n2 स्क्वायर अपॉन z2। यदि हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, इसको अपोजिट करके लिख सकते हैं। तो अपोजिट करके कैसे लिखेंगे, n1 स्क्वायर अपॉन z1 इंटू z2 अपॉन n2 स्क्वायर। इसे और कैसे लिख सकते हो आप, इसे कैसे लिख सकते हैं, n1 अपॉन n2 का होल स्क्वायर इंटू z2 अपॉन z1। ये आपका किसका रेशो है, r1 अपॉन r2 का रेशो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, यदि दोनों में से कोई भी कांस्टेंट ना हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, यदि z कांस्टेंट हो तो n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल करके फॉर्मूला लगाना है, और यदि n कांस्टेंट हो तो 1 अपॉन z करके प्रोपोर्शनल आपको फॉर्मूला लगाना है। अब इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं उनको आपको दे देता हूँ, इनको आप सॉल्व करोगे, नहीं होते हैं मैं कल कराऊंगा, एक बार ट्राई करना आप। देखो पहला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए सेकंड एंड थर्ड, सेकंड व थर्ड कक्षाओं की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका,
HE प्लस व Li+2 के लिए द्वितीय कक्षा की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करो। द्वितीय कक्षा की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करो। आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम। धन्यवाद।